हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार पुलिस का जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार जो सिलेबस में वनस्पति विज्ञान का टॉपिक दिया गया है, और प्रीवियस ईयर में आपने देखा भी है कि वनस्पति विज्ञान से बिहार पुलिस में फ्रिक्वेंटली प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपको बिहार पुलिस का इस बार वाला यानी कि 2023 वाला सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विज्ञापन संख्या 01/2023 है, और देख सकते हैं यहाँ पर 21,391 पदों पर जो ये वैकेंसी आई हुई है बिहार पुलिस कांस्टेबल की। यहाँ पर मैं इसका आपको सिलेबस भी फ्रेंड्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आएंगे तो सिलेबस यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे पेज में दिया गया है इसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है पाठ्यक्रम, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पाठ्यक्रम। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम में विज्ञान वाला सेक्शन में जो है भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दिया गया है। तो ये जो वनस्पति विज्ञान है यानी कि बोटनी वाला टॉपिक कंप्लीट, इसको मैं आज कवर करवा दूंगा। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो बिहार पुलिस में वनस्पति विज्ञान यानी कि जो बोटनी वाला सिलेबस दिया गया है वहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और फ्रिक्वेंटली प्रश्न बिहार पुलिस में वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी से पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन भाई आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य ही देखिएगा। और इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के रूप, आकार, संरचना, अंगों के कार्य, गतिविधियाँ एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी कहलाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ इनका नाम, आप ज़रूर ही याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इनको फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला हमारा जो टॉपिक है यह है वनस्पति विज्ञान की मुख्य उपशाखाएं। देखिए फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा जाता है कि किसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। फसलों का अध्ययन जो है ये एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान कहलाता है। घासों का जो अध्ययन है ये कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पौधे के आंतरिक भागों का जो अध्ययन है ये एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी कहलाता है। फूलों का अध्ययन ये महत्वपूर्ण है, ये एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन जो है ये बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान कहलाता है। आपको अंग्रेजी वाला याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया का अध्ययन आपको जीवाणु विज्ञान मिलेगा, आपको इसी तरह का लिखा मिलेगा बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये ब्रायोलॉजी कहलाता है, यहाँ अंग्रेजी में भी दिया गया है। पौधे की कोशिकाओं एवं उसके आंतरिक भागों का अध्ययन, तो ये साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान कहलाता है। पौधों का वातावरण से सह संबंधी अध्ययन, ये इकोलॉजी कहलाता है यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बागवानी फसलों, फल, फूल एवं सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान कहलाता है। पौधे के उत्तकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन जो है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। पौधे की कोशिकाओं का अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी कहलाता है। इसको मिक्स मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि पौधे, यहाँ हो गया ये जल से उपचार संबंधित विज्ञान, ये हाइड्रोपैथी कहलाता है। समय मापने का विज्ञान ये होरोलॉजी कहलाता है। जल कृषि एवं जल संवर्धन संबंधित विज्ञान ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ जल या झीलों का अध्ययन जो है ये लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे लिम्नोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन, तो ये माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, आगे आपको मिलेगा भी। उसके बाद देखिए पौधे की बाह्य संरचना एवं आकृति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है यानी कि आकारिकी कहलाता है। मौसम विज्ञान को मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। परागकणों का अध्ययन जो है ये कहलाता है, यहाँ पर देखिएगा पोलेनोलॉजी, ठीक है, ये परागकणों का अध्ययन कहलाता है।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पौधे में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। पादप बीज फल आदि के संकरण का अध्ययन जो है ये प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। फलों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क लगाइए, ये पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फूलों का अध्ययन मैंने बता दिया है, एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये पैलियोबोटनी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन देखिए आ गया ना, शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, इसको फाइकोलॉजी कहा जाता है, शैवाल विज्ञान कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन जो है ये टेरिडोलॉजी कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन ये प्लांटोलॉजी कहा जाता है। बीजों का अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी कहलाता है। जंगल के परिवर्धन एवं वन संपदा के उपयोग का अध्ययन ये वानिकी कहलाता है, सिल्वीकल्चर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनोमी कहलाता है, ये महत्वपूर्ण है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणु विज्ञान। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम को दो भाग में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, एक है, थोड़ा सा और जूम कर दूँ ताकि और आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब ये पहला जो है ये क्रिप्टोगेम्स है। ठीक है, यानी कि अपुष्पोभिद, और दूसरा है पुष्पोद्भिद यानी कि इसको हम लोग कहेंगे फेनोरोगेम्स। ठीक है, आगे आपको मिलेगा। ये जो क्रिप्टोगेम्स है इसको तीन भाग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और ये जो यहाँ पर पुष्पोद्भिद है इसको अनावृत बीजी और आवृत बीजी में बांटा गया है। अब देखिए इसमें जो थैलोफाइटा है इसको तीन भाग में बांटा गया है, शैवाल, कवक और जीवाणु। और यहाँ पर जो आवृत बीजी है इसको दो भाग में बांटा गया है, एक बीजपत्री है और एक द्विबीजपत्री यानी कि मोनोकोट और डाइकोट। अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा गया है, अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं अंग्रेजी में समझ सकते हैं। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इन दोनों को। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पादपों का वर्गीकरण। देखिए संसार के सभी पादप वनस्पति जगत के अंतर्गत रखे गए हैं और इनको दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, अपुष्पीय यानी कि जिसमें फूल नहीं होते, फ्लावरलेस होते हैं, जिसको कि हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पुष्पीय यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि जिसको हम लोग फेनोरोगेम्स कहा जाता है। अब देखिएगा कि ये जो अपुष्पीय पौधे हैं इनको तीन भाग में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तीन भागों में इनको बांटा गया है, अपुष्पीय पौधे यानी कि क्रिप्टोगेम्स को। क्लियर। देखिए जो फूल या बीज रहित पौधे होते हैं उन्हें अपुष्पीय पौधे कहते हैं। इनको तीन वर्गों में बांटा गया है और ये तीन वर्ग मैंने आपको बता ही दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। एक बार इनका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। ऐसे अपुष्पीय पौधे जिनमें पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में नहीं बटा रहता है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे अपुष्पीय पौधे जिनमें पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में नहीं बटा रहता है उसे थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? थैलोफाइटा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें दो प्रमुख वर्ग हैं थैलोफाइटा में, एक शैवाल है और एक कवक है। ठीक है, शैवाल तथा कवक। इसके अलावा इसमें लाइकेन, बैक्टीरिया और वायरस भी आते हैं। देखिए शैवाल के बारे में अगर कहें तो यह थैलोफाइटा जो अलवण तथा खारे जल में उगता है तथा जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहने से हरा होता है, शैवाल कहलाता है। और यहाँ पर देखिए स्पाइरोगाइरा, और यहाँ पर देखेंगे तो अल्थ्रोरिस, यहाँ पर देखिए यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स ये जो हैं ये क्या हैं? तो ये शैवाल हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, ये सारे नोट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। शैवाल का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। जैसे हमने अभी इसको यहाँ पर देखा है कि ऐसे अपुष्पीय पौधे जिनमें पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में नहीं बटा रहता है उसको थाइलोफाइटा कहा जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, शैवाल में जो उसका शरीर होता है या जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको मैंने आपको बताया है, इसको हम लोग फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब कवक की बात करें तो ये ऐसा थैलोफाइटा है जो क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है। ठीक है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी यानी कि पैरासाइट्स या मृत्युपजीवी कहते हैं। पूछा जाता है कवक क्या है तो ऑप्शन में आपको मृत्युपजीवी दिखेगा। ठीक है,
ध्यान रखेंगे जैसे कि म्यूकर, रस्ट और स्मट, ये सारे क्या हैं, तो ये मृत्युपजीवी हैं। चलिए उसके बाद देखिए कवक का अध्ययन मैंने बता दिया था कि ये माइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिएगा कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में रहता है। कैसे रहता है इसमें कवक में, तो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में रहता है। और यहाँ पर मैंने आपको देखा है कि शैवाल में स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, जीवाणु के बारे में देखिए। क्लोरोफिल रहित यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है, सबसे छोटा और सबसे प्राचीन एक कोशिकीय जीव है जिसमें निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता है और जिसकी भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की जो भित्ति होती है ये काइटिन से बनी होती है। बैक्टीरिया इसको कहा जाता है, यानी कि जीवाणु कहा जाता है। ये लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जीवाणु जो होते हैं ये पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ जीवाणु में काइटिन भी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा लाइकेंस की बात करें तो शैवाल तथा कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहने वाला एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसके शरीर का अधिकांश भाग कवक बनाते हैं तथा वृक्ष की डालों, लकड़ी के स्तंभों, चट्टानों तथा मिट्टी पर मिलते हैं ये लाइकेंस। ठीक है, शैवाल और कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहने वाला जो होता है उसको लाइकेंस कहा जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कवक के आधार से जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर शैवाल को देता है। शैवाल भोजन निर्माण करके कवक को देता है, इसलिए यह सहजीवी हैं। अगर शैवाल और कवक को अलग कर दिया जाए तो दोनों के लिए स्थिति संकटमय हो जाती है, जैसे उष्णिया एवं कैलोडीनिया। ठीक है, ये एक उदाहरण दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर हम वायरस की बात करें तो अत्यंत सूक्ष्म, सरलतम तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है, जिसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है तथा जिसके आकार एवं परिमाण विभिन्न प्रकार के होते हैं, वायरस कहलाते हैं। वायरस यानी कि जीवाणु का अध्ययन जो है ये वायरोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा भी आगे। अब देखिए ये जीवित और अजीवित दोनों होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं तथा पौधे एवं जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में बढ़ते हैं, विभाजित होते हैं और डिजीज, रोग उत्पन्न करते हैं। अब चलिए हम लोग ब्रायोफाइटा करते हैं। थैलोफाइटा तो आपको मैंने करा दिया। अब देखिए ब्रायोफाइटा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपुष्पीय यानी कि क्रिप्टोगैम्स हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा हो गया, अब ब्रायोफाइटा की बारी है। उच्च श्रेणी का एक ऐसा अपुष्पीय पौधा जो नरम दीवारों तथा गीली जमीन इत्यादि पर उगते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रमुख वर्ग हैं, एक प्रहरिता और दूसरा हॉर्नवर्टस। ठीक है, तथा हरिता, यहाँ पर मोस लिखा गया है। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। अब यही था प्रहरिता। ठीक है, लिबरवोर्ट्स, ऐसा ब्रायोफाइटा जो भूसाई, हरे, चिपटे तथा शाखीय होते हैं किंतु जड़ तथा पत्तियों में बटे हैं, प्रहरिता कहलाते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए एक हरिता है, मॉस है, उच्च श्रेणी के ऐसे ब्रायोफाइटा जिनके पौधे मूलांग, स्तंभ तथा पत्तियों में विभेदित रहते हैं, हरिता कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अब टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो नम एवं छायादार, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा ही है। ठीक है, जो हमने डिटेल में कवर किया है। अब टेरिडोफाइटा है, नम एवं छायादार जगहों पर उगने वाले उच्च श्रेणी के ऐसे जटिल अपुष्पीय पौधे जिनके तना, पत्तियां तथा जड़ें तो विकसित होती हैं परंतु फूल फल धारण नहीं करते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फर्न, लाइकोपोडियम, एजोला, साल्विनिया इत्यादि। अब बारी आई पुष्पीय पौधे की, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फेनोरागैम्स। ठीक है, फेनोरागैम्स इसको हम लोग कहते हैं। इसमें फूल, फल और बीज विकसित होने वाले पौधे होते हैं, इन्हीं को पुष्पीय पौधे कहते हैं। अब इनको 2 भाग में बांटा गया है, जैसे मैंने बताया था, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। अब देखिए अनावृत बीजी की बात करें, एंजियोस्पर्म की, तो ऐसे पुष्पीय पौधे जिसके बीज फल के अंदर ढके रहते हैं, ये डायरेक्टली बिहार पुलिस में पूछा गया है भाई। तो प्रश्न यहीं से बनेगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और भाई इतना मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए ऐसे पुष्पीय पौधे जिनके बीज फल के अंदर ढके रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनावृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म कहते हैं।
इनके भी दो वर्ग हैं। एक क्या है, तो ये आपका एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री है। ऐसे अनावृत बीजी जिसके भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है, एक बीजपत्री कहलाता है। ये पौधे शाक तथा झाड़ी वाले होते हैं। इनके उदाहरण गन्ना, गेहूं है, धान है और मक्का है। और दूसरा है द्विबीजपत्री, ऐसे आवृत्त बीजी जिसमें भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं। इसमें क्या था, इसमें एक बीजपत्र था, इसमें दो बीजपत्र होता है। इसको द्विबीजपत्री कहा जाता है। जैसे कि शाक, झाड़ी, वृक्ष ये सब होते हैं, इसमें मटर और चना होता है द्विबीजपत्री। ठीक है, चलिए अब देखिए ये द्विबीजपत्री मटर को जो आप तोड़ेंगे ना, तो ऐसे तोड़िएगा, देखिए इसमें दो भाग होता है। ठीक है, जैसे मटर का, चना का दाल जब बनाया जाता है तो ये दो अलग अलग हो जाते हैं ना, दोनों सटे होते हैं। और चावल में देखिएगा एक ही दाना होता है। अब आइए अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म की। इसमें क्या होता है कि ऐसे पुष्पीय, सबसे पहले तो याद रखना है ये पुष्पीय हैं, ठीक है, यानी कि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ऐसे पुष्पीय पौधे जिनके बीज फल में नहीं ढके रहते हैं, इनको अनावृत बीजी कहते हैं। इनके दो मुख्य वर्ग हैं। एक यहाँ पर देखिएगा साइकेड्स है और दूसरा है कोनिफॉर्म्स। देखिए साइकेड्स क्या होता है, ऐसे लंबे पुष्पीय पौधे जिनके धड़ ऊर्ध्व, मजबूत तथा अशाखीय होते हैं। और ऐसे पौधे जो लंबे ऊर्ध्व शाखायुक्त तने वाले तथा सदाबहार होते हैं और जिसमें विकसित जड़ें एवं हरी सरल पत्तियां पाई जाती हैं, कोनिफॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे पौधे के भ्रूण में अनेक बीजपत्रक पाए जाते हैं। ये क्या है, पाइनस है, इसमें अनेक बीजपत्र पाए जाते हैं। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको कहा जाता है, तो चिलगोजा को। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में सम्मोहन ऊतक पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजी में सम्मोहन ऊतक होता है और उसमें नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आवृत बीजी में नहीं होता है, अनावृत बीजी में सम्मोहन ऊतक होता है। अब देखिए पादपों के विभिन्न अंग, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए पादपों के विभिन्न अंग, प्रकार एवं कार्य। अब देखिए इसको हम लोग कहेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप अभिकारिकी। ठीक है, विभिन्न पादप भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों एवं गुणों का अध्ययन जो है ये प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ऑलरेडी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था। आगे मैं आपको बताता हूँ प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जड़ या मूल पौधे का वह भाग है जो जमीन के अंदर रह करके पौधे के लिए जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है एवं पौधों को जमीन पर स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है, ये समझ गए आप। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर पौधे के जड़ के विभिन्न भाग भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक है आपका रूट कैप जिसको कि मूल टोपी कहा जाता है। जड़ के अगले सिरे पर स्थित यह मूल टोपी जड़ को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो रूट कैप। एक ग्रोइंग रीजन है, वर्धन प्रदेश जिसको हिंदी में कहेंगे। हर समय नई कोशिकाओं का निर्माण कर वृद्धि को बनाए रखने वाला यह भाग मूल टोपी के ठीक पीछे होता है। एक आपका है जोन ऑफ लॉन्गिएशन, यहाँ पर देखिए दीर्घीकरण प्रदेश। ठीक है, इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। मूल रोम प्रदेश, रूट हेयर रीजन, ये क्या करता है, तो यह कोमल मूल रोमों से ढका रहता है जिसमें मूल रोम जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण का कार्य करते हैं। एक है आपका जोन ऑफ, यहाँ पर देखिए जोन ऑफ मैच्योरेशन यानी कि परिपक्व प्रदेश, जड़ की आखिरी भाग जिस पर सहायक जड़ें निकलती हैं। अब देखिए जड़ के प्रकार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मुसला जड़ होता है, एक मुसला जड़ है जिसको कि हम लोग टैप रूट कहते हैं, और एक है अपस्थानिक जड़ जिसको कि एडवेंशियस रूट कहा जाता है। प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था कि बरगद जो होता है, बरगद में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है। देखिए बरगद में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है, तो बरगद में, पान में और अमरबेल में, याद रखिएगा अमरबेल में। ठीक है, अमरबेल में, इनमें जो है कौन सा जड़ पाया जाता है, तो इनमें अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। ये वाला जड़, इसमें अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों में प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। टैप रूट के बारे में, मुसला जड़ के, मूलांकुर से बने प्रथम मूल के दीर्घीकरण के फलस्वरूप बने मूल को मुसला जड़ कहा जाता है। ऐसे जड़ें द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं जैसे कि सरसों, चना, आम, नीम इत्यादि में। ठीक है,
आम में और नीम में पूछेगा तो मूसला जड़ टैप रूट पाया जाता है। बरगद पूछेगा तो अपस्थानिक जड़ होता है इसमें, ठीक है। सरसों चना ये इसमें मेनली ये द्विबीजपत्री, मैंने बताया था ना द्विबीजपत्री, ठीक है। और एक बीजपत्री में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है लेकिन अधिकतर ऐसा पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ वैसी जड़ें जो मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग तना एवं पत्ती आदि से निकलती है। देखिए बरगद में क्या होता है, तना से जड़ निकल जाता है ना, ऊपर लटका हुआ रहता है, इसीलिए बरगद अपस्थानिक जड़ होता है। वहीं कहा जा रहा है कि वैसी जड़ें जो मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग तना एवं पत्ती आदि से निकलती है अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, ठीक है। इसमें प्रधान जड़ अधिक नहीं बढ़ती हैं, जैसे कि मक्का और गेहूं। देखिए बरगद, अमरबेल, पान याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। अब देखिए जड़ का रूपांतरण एक बार देख लीजिएगा। ये जड़ का जो रूपांतरण है ना, ये आपका टैप रूट में होता है, ये टैप रूट में, मूसला जड़ में, ठीक है। अब देखिए मूसला जड़ की ये रूपांतरण है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तुर्क रूपी मूल, ठीक है, यानी कि फ्यूजिफॉर्म। यह दोनों सिरे पर पतली एवं बीच में मोटी होती है, जैसे कि मूली। मूली पूछेगा तो ये तुर्क रूपी मूल का यानी कि फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए कोनिकल का पूछेगा तो गाजर है, यह ऊपर से मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती है, गाजर, ठीक है। कोनिकल होता है गाजर, ऐसा होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए कुंभी रूप। कुंभी रूप यह फूल कर मोटी हो जाती है। ये फूल करके कैसा होता है, मोटा होता है, लेकिन नीचे का भाग पतला होता है, जैसे कि सलजम और चुकंदर। ये सब ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिएगा गांठदार मूल, इसमें फूल कर आकार में वृद्धि कर लेने के बाद भी रूपांतरण नहीं होता, जैसे कि गुलाबांश। उसके बाद देखिएगा कि ग्रंथिल मूल, मूल ग्रंथियों या गांठों से युक्त जड़ें ग्रंथिल जड़ें कराती हैं, जैसे कि मटर और मूंगफली का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा वनस्पति का वर्गीकरण, ये बड़ा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए रेगिस्तान और स्टेपीज में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसको एरिमोफाइट्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एरिमोफाइट्स कहा जाता है, एरिमोफाइट्स कहा जाता है, एरिमोफाइट्स कहा जाता है। किसको, तो रेगिस्तान और स्टेपीज में उगने वाले पौधे को। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है, ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, लिथोफाइट्स। बालू में उगने वाले पौधे को सैमोफाइट कहा जाता है, इसको सैमोफाइट कहा जाता है। काष्ठीय झाड़ीदार पौधे, इसको स्क्लेरोफाइट कहा जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्सिलोफाइट कहा जाता है। लवण युक्त क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियां जैसे कि मैनग्रोव, गोल्ड मोहर आदि हैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए टुंड्रा अथवा शीत प्रधान क्षेत्रों में जो वनस्पतियां उगती है ये पूछा जाता है, उसको क्रायोफाइट कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि मॉस, लाइकेन इत्यादि इसमें सम्मिलित होते हैं। मेसोफाइट पूछा जाता है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले जो वनस्पति हैं, मेसोफाइट। हाइड्रोफाइट इसके अंतर्गत जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियां आती हैं। उसके बाद देखिए मरुस्थलीय जीरोफाइट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियां होती हैं उसको जीरोफाइट कहा जाता है, जैसे कोई कैक्टस, बबूल, सेजब्रस, ठीक है, ये सब खजूर, कीकर, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद देखिए हाइग्रोफाइट, हाइग्रोफाइट यानी कि इसमें अधिक आर्द्रता वाले जो क्षेत्रों में पौधे उगते हैं उनको हाइग्रोफाइट कहा जाता है। भूमध्य रेखीय उष्णार्द्र क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती हैं या दलदली क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती हैं उसको हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ट्रोपोफाइट, इस प्रकार की वनस्पतियों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति और घासों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक जीरोफाइट है, ठीक है, एक मेसोफाइट है, उसके बाद एक क्रायोफाइट है, एक हैलोफाइट है, और यहाँ पर देखिए एक लिथोफाइट है, चट्टान पर उगने वाले पौधे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब तना के हम लोग प्रकार और उसके कार्य का अध्ययन करेंगे। बीज का वह प्रांकुर जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और आगे चल करके इस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल आदि उगते हैं, यह तना स्टेम कहलाता है, ठीक है। तना के रूप और आकृति की बात करें तो देखिए वृक्ष, इसका तना कोर तथा कई शाखाओं से भरा रहता है, जैसे कि आम और इमली का। एक झाड़ी होता है, इसमें 3 से 10 फुट लंबा, कठोर और शाखायुक्त तना होता है, जैसे कि गुलाब और उड़हुल का। एक शाख होता है हरा और मुलायम तना, जैसे कि तुलसी, बैगन, टमाटर, ये सब। तो याद रखेंगे, टमाटर पूछेगा, तुलसी पूछेगा तो ये शाख है, ठीक है, गुलाब उड़हुल पूछेगा तो ये झाड़ी है, इमली आम वृक्ष है, ठीक है। तना के प्रकार की बात करते हैं तो एक भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड,
एक अर्ध वायवीय तना है यानी कि सब एरियल स्टेम्स, एक वायवीय तना है यानी कि एक एरियल स्टेम है। ये 3 प्रकार के तने हैं। अब हम लोग यहाँ पर भूमिगत तना की बात करें तो देखिए भूमिगत तना का प्रकार एक प्रकंद है, राइजोम, मोटा मांसल तथा पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला तना, जैसे कि अदरक, केला, फर्न, हल्दी इत्यादि वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, दूसरा कर लेंगे। तो दूसरा जो है यहाँ पर देखिए आकंद यानी कि ट्यूबर, भूमिगत तने का अग्रभाग जो खाद्य पदार्थों के संग्रह। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका जो है यह तना का प्रकार है, यह तना का प्रकार है। ठीक है, भूमिगत तना का रूपांतरण। ठीक है, चलिए भूमिगत तना के रूपांतरण में मैंने आपको प्रगंध बता दिया। और उसके बाद दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है ये प्रकंद के बाद आकंद है। भूमिगत तने का अग्रभाग जो खाद्य पदार्थों के संग्रह के बाद मोटा हो जाता है और फट जाता है, जैसे कि आलू। ठीक है, उसके बाद शल्यकंद है, उसके बाद धनकंद है। ये सब याद रखिएगा। ये आपका किसका हो गया, तो ये आपका किसका हो गया, तो याद रखेंगे ये आपका भूमिगत तना हो गया सब। उसके बाद अर्धवायवीय तना पढ़ेंगे। देखिए अर्धवायवीय तना में क्या होता है, तो ऊपरी भूस्तरी, उदाहरण घास और ब्रह्मबूटी। उसके बाद देखिए भूस्तरिका, ऑफसेट, अरारोट, और यहाँ पर देखिए चमेली, जलकुंभी, ये सब आते हैं। फिर शक्कर है, अंत भूस्तरी, इसमें गुलदाउदी, पुदीना, स्वेंती, ये सब आते हैं। भूस्तरी में देखिए क्या आता है, अरबी, स्ट्रॉबेरी, ये सब आते हैं। अब एक ही देखिए वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण क्या है, तो स्तंभ तंतु, इसमें आपका अंगूर की बेल, पैसीफ्लोरा, कुकुरबिटेसी, ये सब आते हैं। स्तंभ कंटक में बेल, करंदा, बबूल, नींबू, ये सब आते हैं। ठीक है, स्टेम थॉर्न जिसको कहते हैं। परिणाम स्तंभ, इसमें उदाहरण में क्या दिया गया, नागफनी, यूफोर्बिया, पत्र कंद यानी कि बुलविल में डायस्कोरिया, गलेबा इत्यादि। उसके बाद देखिए प्रणाभ पर्व, इसमें सतवार, रसकस, ये सब आता है। स्टेम का कार्य क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा तना जल और घुले हुए लवणों को जड़ों से लेकर के पत्तियों तक एवं तैयार भोज्य पदार्थों को पत्तियों से लेकर के अन्य भागों यानी कि संग्रह अंगों या वर्धी क्षेत्रों में पहुंचाता है। तना यांत्रिक रूप से विभिन्न दिशा में उत्पन्न शाखाओं को आलंब प्रदान करता है। तना शाखा एवं पत्तियों को धारण करता है। तना भोजन संग्रह के कार्य भी करता है, जैसे कि आलू, हल्दी, प्याज, अदरक, ये तना है। ठीक है, कुछ पौधों में तना जल संग्रहण का भी कार्य करता है, जैसे कि ओपुंसिया यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है। अब देखिए अब हम पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आकार में चपटी एवं पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरी दिखने वाली पत्ती पौधा का वह भाग है जिसमें पौधा अपना भोजन निर्माण करते हैं तथा जिसके सहारे श्वसन और बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन जैसी पादपीय जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। किसके द्वारा, ये पत्ती के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए पत्ती का जो प्रकार है ये आपका देखिएगा, ये सामान्य पत्र है, उसके बाद सल्क पत्र है, सहपत्र है और पुष्पीय पत्र है। इसके अतिरिक्त पत्तियों के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि स्तंभिक पर्ण। ठीक है, स्तंभिक पर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा सामान्य पत्र के जो उदाहरण है, अमरूद, आम, नीम की पत्तियाँ सामान्य पत्र है। प्याज और लहसुन की पत्तियाँ सल्क पत्र हैं। उसके बाद देखिएगा बोगनवेलिया का सहपत्र है, पत्तियों के आकार की बीज पत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्तंभिक पर्ण यानी कि यहाँ पर कॉलिन लीफ दिया गया है उसके बारे में देखिए। स्तंभिक लीफ भूमि के बाहर, यहाँ पर देखिए भूमि के बाहर तने से निकलने वाली होती है, तने से निकलने वाली, उसको स्तंभिक पर्ण कहा जाता है। भूमिगत तने, देखिए भूमिगत तने से बाहर निकलते उसको मूल पर्ण कहा जाता है। जिन पर बीजाणु बनते हैं उसको बीजाणुपत्र कहा जाता है। पत्ती का रूपांतरण देखिएगा, पत्ती का रूपांतरण यहाँ पर अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखिए पत्र, प्रतान या तंतु, लीफ, टेंड्रिल, जैसे कि मीठी मटर, जंगली मटर। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए पत्ती के कार्य देख लीजिएगा। पत्ती का कार्य इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करता है। पौधे और वायुमंडल के बीच विभिन्न गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। जल द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों के छिद्र द्वारा ही वायुमंडल में चला जाता है। इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का भी कार्य करती हैं। अब हम लोग पुष्प के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए अगर हम पुष्प की बात करें तो देखिए पौधों का यह सर्वाधिक आकर्षक वाला भाग है जो जनन अंग के रूप में कार्य कर बीज एवं फल का निर्माण करता है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प के विभिन्न अवयव जिस भाग में लगे हैं उसे पुष्पासन कहते हैं।
पुष्प की अगर हम बात करें तो देखिए पुष्प के जो 4 प्रमुख अंग हैं इसको याद रखेंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और ये जयांग। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बाह्य दलपुंज की बात करें तो यह पहला आवर्त है, दलपुंज दूसरा आवर्त है, पुमंग तीसरा आवर्त है और जयांग जो है यह चौथा आवर्त है। यहाँ पर देखिएगा कि बाह्य दलपुंज पहला आवर्त बाह्य दलों से बने हरित वर्ण कार्य कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा आवर्त है दलपुंज, दलों से बना बहुरंगी कार्य पर परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। कौन? दलपुंज। तीसरा आवर्त है पुंकेसर, नर अंग से बना होता है। पुमंग, उसके बाद देखिएगा प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग तंतु, फिलामेंट, परागकोश, एंथर और कनेक्टिव के बीच का भाग है। परागकोश में जननकण बनते हैं एवं संचित होते हैं। अब बात आती है जयांग की, यह मादा अंग है। ठीक है, चौथा आवर्त मादा चक्र, अंडप कार्पेल से बना होता है। प्रत्येक अंडप 3 भाग में विभक्त होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर 3 भाग पुंकेसर के भी हैं, फिलामेंट, परागकोश और कनेक्टिव। इसका 3 भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र है। यह बीजाणु तथा निषेचन के बाद फल का निर्माण करता है। अब देखिए एक लिंगी पुष्प होता है जिसको कि यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जनन अंग, इसमें जिस पुष्प में जनन अंग द्वय में से एक होता है, माने दोनों में से कोई एक होता है। ये आपका दोनों में से कोई एक ही होता है, एक अनुपस्थित होता है। इसको एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए द्विलिंगी, द्विलिंगी में क्या होता है? वैसे पुष्प जिसमें दोनों जनन, नर और मादा दोनों होते हैं, उसको द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। एक है एक लिंगाश्रयी पुष्प, जब दोनों नर और मादा पुष्प दोनों पौधे पर पाए जाते हैं, 2 पौधे पर, तो उसको लिंगाश्रयी पुष्प कहा जाता है। उभयलिंगाश्रयी, देखिए उभयलिंगाश्रयी जब एक ही पौधे पर नर एवं मादा पुष्प पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा परिपुष्प, वह बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के रूप में रंग एवं आकार एक होने पर परिपुष्प कहलाता है। जब जयांग एक ही अंडप से बनी होती है, जैसे कि मटर और चना का, ये एकांडप कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा द्विअंडप, जब जयांग के अंडपों की संख्या 2 हो, जैसे कि सरसों और मूली। बहुअंडपी, अंडपों की संख्या 5 से अधिक हो, जैसे कि पोस्तो। उसके बाद देखिए जब पुंकेसर जयांग से जुड़े पाए जाते हैं, उसको पुंजायोगी कहा जाता है। अब फ्रूट की बारी आती है, तो पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। अंडाशय को फल कहा जाता है जिसमें बीज बनते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय में विकसित गूदेदार मृदुतक विभिन्न अम्ल, शर्करा और अन्य उपयोगी पौधे से भर जाता है तथा अंडाशय भित्ति फल भित्ति का रूप धारण कर लेती है। देखिए फल भित्ति के 3 भाग हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। यानी कि यहाँ पर देखिए एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। बाहरी स्तर बाह्य फल भित्ति, मध्य स्तर पर मध्य फल भित्ति और सबसे अंदर वाले स्तर पर अंतः फल भित्ति यानी कि एंडोकार्प है। फल के प्रकार की बात करते हैं, एक ट्रू फ्रूट होता है, सत्य फ्रूट, और एक कूट फल होता है। आपने देखा होगा अमरूद और आम, आम हमेशा पूछा जाता है, तो यह सत्य फल है, ट्रू फ्रूट है। जब फल बनने में सिर्फ पुष्प का अंडाशय ही भाग लेता है, सिर्फ क्या भाग लेता है? अंडाशय, तो वैसे फल को सत्य फल कहा जाता है। और जब फल बनने में पुष्प के अन्य भाग, जैसे कि अंडाशय के अलावा पुष्पासन, बाह्य दलपुंज इत्यादि भाग लेते हैं, उसको कूट फल कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा एक है आपका सिंपल फ्रूट, अंडाशय से विकसित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बीज के बारे में बात करें तो बीजों का निर्माण फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद बीजांड में से होता है। कहाँ से होता है? बीजांड से होता है। एक बीज में भिन्न निम्न रचना पाई जाती है। कौन कौन सी? तो एक बीजावरण है, ठीक है, यानी कि सीड कोट, यह बीज का आवरण है ऊपर वाला। बाहरी आवरण को टेस्टा और अंदर वाले आवरण को यहाँ पर देखिए टैगमेन कहते हैं, TEGMEN। ठीक है, यह बीजों को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए माइक्रोफिल, बीज का एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, उसको हम लोग माइक्रोफिल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोपिल है, ये फिल नहीं है, पिल है, या पाइल कहिए, माइक्रोपाइल। अंकुरन के समय यानी कि रेडिकल माइक्रोपाइल से जुड़ी निकलता है, माइक्रोपाइल से निकलता है अंकुरन। ठीक है, अब देखिए भ्रूण है एक इम्ब्रॉय, यह बीज के अंदर अविकसित पौधा होता है। इसमें रेडिकल यानी कि मूलांकुर और प्रांकुर नामक रचना पाई जाती है। मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से तने का विकास होता है। अब ये नोट करने वाली पॉइंट है, मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से
तना का विकास होता है। ठीक है, मूलांकुर से किसका, जड़ का, और परांकुर से तना का विकास होता है। देखिए भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कुछ बीजों में भ्रूणपोष संचित होते हैं तथा कुछ बीजों में अनुपस्थित होते हैं। जिस बीज में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष उपस्थित होता है उसको एंडोफॉर्मिक सीड कहा जाता है, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, नारियल, अंडी इत्यादि। और जिस बीज में एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, जैसे कि चना, मटर, सेम। ठीक है, चना मटर जो फली वाले हैं, चना मटर सेम, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा चावल, गेहूं, मक्का, नारियल, ये सब एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। बीजपत्र दो प्रकार के होते हैं, एक है एक बीजपत्री और एक है द्विबीजपत्री। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट। वैसे बीज जिसमें एक बीजपत्र होता है उसको मोनोकोट कहा जाता है, और इसे दो बराबर दलों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, चावल के दाने को दो भाग में नहीं किया जा सकता है, गेहूं को नहीं किया जा सकता है, मक्का को नहीं किया जा सकता है। चना और मटर सेम को देखिए, आम में भी जब गुठली तोड़िएगा तो उसमें दो होता है, दो बीजपत्र होता है। ठीक है, तो ये दो बीजपत्री कहलाते हैं, डाइकोट कहलाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। एक बीजपत्री, तो ये मक्का का बीज एक बीजपत्री होता है, गेहूं का और चावल धान का। ठीक है, देखिए मक्का का जो यहाँ पर देखिए, मक्का कैरियोप्सिस टाइप का फल है। ऊपरी भाग में भ्रूणपोष पाया जाता है, यह स्टार्ची होता है। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष के बाहरी स्तर में प्रोटीन का स्तर होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, एलियोरन लेयर कहा जाता है। ठीक है, निचले भाग को एम्ब्रियो पाया जाता है, निचले भाग में उसका ढाल के आकार की रचना पाई जाती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि स्क्रोटलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें मूलांकुर एवं परांकुर पाए जाते हैं। रेडिकल जिस रचना में से ढका होता है उसको कोलियोराइजा तथा प्लूम्यूल से ढका रहता है उसको कोलियोप्लाइटिल कहा जाता है। ठीक है, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, चना का द्विबीजपत्री होता है, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे परागकण की। ठीक है, पॉलिनेशन की। तो एक स्वपरागन होता है। देखिए परागकोश की बात करें तो परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को पॉलिनेशन यानी कि परागकण कहा जाता है। पॉलिनेशन परागकण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागन है, जब परागकोश से परागकण उसी फूल से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तब ऐसी क्रिया को स्वपरागन कहते हैं, जैसे कि कैमेलिना, इसमें जो है स्वपरागन होता है। और एक यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा जो है यहाँ पर परपरागन है। परपरागन में जब परागकोश यहाँ पर देखिएगा कि जब परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। क्लियर है, जैसे कि कद्दू, करेला, पपीता, ताड़ इत्यादि। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पुष्प में परागकण होता है उनकी विधि हवा द्वारा, जो यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, ये VVI है। देखिए हवा द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहा जाता है, एनिमोफिलियस कहा जाता है, वायु परागन। जो कीट द्वारा होता है इसको कहा जाता है एंटमोफिलस कहा जाता है। ठीक है, कीट परागन। उसको क्या कहा जाता है, जो जल द्वारा होता है इसको हाइड्रोफिलियस कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिलियस कहा जाता है। घेंगों के द्वारा, घोंगे के द्वारा इसको इसको मेलाकोफिलस कहा जाता है। चमगादड़ के द्वारा इंपॉर्टेंट है, इसको चीरोपेट्रीफिलस कहा जाता है। जंतु के द्वारा इसको जंतु परागन यानी कि जूफिली कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पर 4-5 दिन के बाद दे दिया जाएगा। ठीक है, रिवीजन एक बार आप लोग कर लीजिएगा। अब मैंने आपको परपरागन स्वपरागन बता दिया। अब देखिए परागन के लिए जो अनुकूलता होता है उसको देखिए। स्वपरागन के लिए एक है आपका बाइसेक्सुअलिटी यानी कि द्विलिंगता। द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन की क्रिया होती है। समलिंगी परिपक्वता, ठीक है, यानी कि होमोगेमी। द्विलिंगी पुष्प के नए जनन भाग एवं मादा जनन भाग एक ही समय में परिपक्व होते हैं, वैसी स्थिति में सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। वैसे फूल जो हमेशा बंद रहते हैं उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, जैसे कि कैमेलिनिया मैंने आपको बताया था। परागन के लिए जो अनुकूलता है यही सेम चीज़ है, शायद नहीं, स्वपरागन के लिए है। अब परागन के लिए तो एक लिंगता है। एक लिंगी पुष्प में परागन की क्रिया होती है, जैसे कि कद्दू, करेला, पपीता। विषमलिंगी परिपक्वता, द्विलिंगी पुष्प में जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक समय में परिपक्व नहीं होते हैं, वैसी स्थिति को क्या कहा जाता है, विषमलिंगी परिपक्वता कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग
पादप औतिकी यानी कि प्लांट हिस्टोलॉजी, यानी कि उत्तक टिश्यू कोशिकाओं का वैसा समूह जिसकी उपस्थिति एवं कार्य समान होते हैं उत्तक कहलाता है। ठीक है, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पौधों में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक विभाज्यती उत्तक है और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे विभाज्यती उत्तक के बाद तो दूसरा कौन सा है, एक तो विभाज्यती उत्तक हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा उत्तक हो गया, तो दूसरा आपका हो गया अस्थायी उत्तक। एक परमानेंट टिश्यू हो गया, एक आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है विभाज्यती उत्तक, दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर विभाज्यती उत्तक के बारे में जानते हैं। वैसे उत्तक जिसकी कोशिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उत्तक वाला जो प्लांट उत्तक है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्लांट टिश्यू। वैसे उत्तक जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं उसको विभाज्योत्तक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, विभाज्योत्तक कहा जाता है। और वैसा उत्तक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती हैं उनको हम लोग कहते हैं अस्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू। दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, देखिए विभाज्योत्तक उत्तक की विशेषताएं क्या है, अंडाकार, गोलाकार और बहुभुजी होता है। इसमें भित्तियाँ पतली होती हैं, अंतरकोशीय स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़ा और केंद्रका बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकाएं इसमें जीवित होती हैं। ठीक है, ये विभाजित उत्तक है। उसके बाद देखिएगा विभाजित उत्तक की अगर हम बात करें पोजीशन के आधार पर, विभाजित उत्तक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ विभाजित उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, ये उत्तक जड़, तना अथवा पत्ती के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं जिनके फलस्वरूप पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है। एक अंतर्वेशी विभाजित उत्तक है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम यानी कि एपिकल मतलब शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, ये शीर्षस्थ विभाज्योत्तक में के ही भाग हैं किंतु बीच में अस्थायी उत्तक के आ जाने से अलग हो गए हैं, जैसे कि घास में नोड के ठीक नीचे पाए जाते हैं ये। उसके बाद देखिए पार्श्व विभाजित उत्तक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, इस प्रकार के उत्तक डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम यानी कि द्विबीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री तना के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। ये कॉर्क कैम्बियम एवं कैम्बियम में पाए जाते हैं। इसकी मोटाई में वृद्धि कर, इससे क्या होता है, पौधा मोटाई में वृद्धि करता है। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक आपका हो जाएगा प्रोमेरिस्टेम यानी कि प्राक विभाज्योत्तक। ठीक है, ये क्या है, और दूसरा है प्राथमिक विभाज्योत्तक। यह भ्रूणीय अवस्था तथा नवोद्भिद में मूलांकुर एवं प्रांकुर के शेष भाग पर पाया जाता है। इसी से प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। किससे, तो प्राक विभाज्योत्तक से, प्रोमेरिस्टेम से। उसके बाद आपका प्राथमिक है, तो प्राथमिक मेरिस्टेम में क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम में यह जड़, तना तथा अन्य उपांगों के शीर्ष पर पाया जाता है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि इसी मेरिस्टेम के कारण होती है, प्राथमिक विभाज्योत्तक के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है आपका द्वितीयक विभाज्योत्तक। यह पौधे के पार्श्व भाग में पाया जाता है। यह पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो दो मैंने बताया था, एक आपका क्या था, एक आपका दो मैंने उत्तक बताया था ना, एक अस्थायी उत्तक बताया था और एक विभाज्य उत्तक बताया था। विभाज्य उत्तक हो गया, अब अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। अब देखिए वैसे उत्तक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती हैं, अस्थायी उत्तक कहलाता है। तीन प्रकार के होते हैं ये, सरल उत्तक। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो सरल उत्तक, उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा जटिल उत्तक। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका जो हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, तो ये स्रावी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, स्रावी सेक्रेटरी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सरल उत्तक की बात करते हैं। तो यह परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, सिंपल टिश्यू कहलाते हैं। सरल उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। अब सरल उत्तक भी तीन प्रकार के हो गए, एक मृदु उत्तक हो गया पेरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा आपका हो गया कोलेनकाइमा, स्थूल कोण उत्तक, और यहाँ पर देखिए तीसरा हो गया आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो इन तीनों से प्रश्न बनता है। ठीक है, ये जो है मृदु उत्तक यानी कि पेरेन्काइमा, ये सरल उत्तक है। कोशिकाएं जीवित, समव्यासी, गोलाकार एवं बहुभुजी होती है। इसमें अंतरकोशीय स्थान उपस्थित होता है। इसमें जो है रंग की सहायता से एयर का विनिमय होता है। जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, पित्त के अधिकांश भाग पेरेन्काइमा के ही बने होते हैं। यह भोजन संचय का कार्य करता है। जब पेरेन्काइमा में एयर स्पेस होता है उससे एरेन्काइमा कहते हैं। जब सामान्यतः जलीय पौधे में पाया जाता है यह एरेन्काइमा। ठीक है, यह पौधे की जल की सतह पर प्लवन में सहायक होता है। जब पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं मुख्यतः पत्तियों में पाई जाती हैं, क्लोरेन्काइमा।
ठीक है। ये कोलन काइमा, ये कोलन काइमा है, स्थूल कोण उत्तक। ये क्या करता है, तो यह पौधों को सहारा, सपोर्ट, यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह लचीला होता है। कौन? कोलन काइमा। प्रश्न बनता है यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, सहारा कौन प्रदान करता है, तो कोलन काइमा पौधे को सहारा प्रदान करता है। कोशिकाएं जीवित एवं लंबी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस के कोनों पर सेलुलोज एवं पैक्टिन के जमाव के कारण इसमें मोटाई होती है। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ध्यान जरूर रखेंगे, प्रश्न यहीं से बनता है। उसके बाद देखिए एक ड्रीड उत्तक है, स्क्लेरन काइमा। यह निर्जीव रचना है यानी कि नॉन लिविंग रचना है। इनकी कोशिकाओं की भित्ति मोटी और लिग्निन की बनी होती है। किसकी? लिग्निन की, याद रखिएगा। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति और सहारा प्रदान करता है। अब जटिल उत्तक की बात आई है, तो जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक होते हैं, याद रखिएगा। जब परमानेंट टिश्यू भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बना होता है वह कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक कहलाता है। जाइलम, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम जटिल उत्तक उदाहरण है। जाइलम जल एवं खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, इसे कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। इसमें 4 सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक ट्रैकिड्स है, वाहिनिकाएं। दूसरा वेसल्स हैं, वाहिकाएं। तीसरा जो है ये जाइलम पैरेन्काइमा है, और चौथा जो है ये जाइलम फाइबर्स है। ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जाइलम जल का संवहन करता है, और ये क्या है, तो ये जटिल उत्तक के उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आइए फ्लोएम के बारे में बात करें। यह जीवित रचना है, पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करता है, किसका? भोजन का। इसमें भी 4 कोशिकाएं हैं। एक सीओ ट्यूब्स है, पूछा जाता है सीओ ट्यूब्स किसका भाग है, तो याद रखेंगे फ्लोएम का है। ठीक है। याद दे देगा इनमें से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, और फ्लोएम में ये 3 दे देगा, सीओ ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें से 3 दे देगा, और एक यहाँ पर दे देगा इसमें से, ये जाइलम वाला। ठीक है, एक जाइलम वाला दे देगा, ये ट्रैकिड्स दे देगा। तो आपको याद रखना है ट्रैकिड्स जो है ये जाइलम का भाग है। वाहिकाएं यानी कि वेसल्स भी जाइलम का भाग है। जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये जाइलम से ही पता चल जा रहा है जाइलम है। जाइलम तंतु, ठीक है, जाइलम देखिए, और इसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु पाया जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। बस इसमें आपको याद रखना है कंपेनियन सेल्स और इसमें सीओ ट्यूब्स, ये आपका फ्लोएम के भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब तीसरा है स्रावी उत्तक। क्लियर है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक्सक्रेटरी, ठीक है, और दूसरा है इंटरनल एक्सक्रेटरी, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि पादप शरीर की क्रिया, विसर्जन, डिफ्यूजन, गैस द्रव विलयनों के पदार्थों के स्वतंत्र अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको विसर्जन कहा जाता है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी विसर्जन ही कहलाता है, विसर्जन के द्वारा ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा होता है? विसर्जन के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए एक परासरण है, ऑस्मोसिस। परासरण किसी विलायक अणुओं का विसरण है जो उस समय होता है जब विलायक को उसके विलय या विभिन्न सांद्रता वाले 2 विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाता है। पौधे से जल का अवशोषण अपने मूल रोमों की सहायता से परासरण द्वारा होता है, याद रखेंगे ऑस्मोसिस के द्वारा। भूमिगत जल 3 प्रकार का जल जो है पाया जाता है, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल और कोशिका जल। जल मिट्टी में रिस करके गुरुत्वीय बल के नीचे चला जाता है, यह जल पौधे नहीं ले पाते हैं। यह मजबूत बल के कारण मृदा कणों पर पतली फिल्म के रूप में अधोशोषित होती है, और यह भी पौधों को नहीं मिल पाता है। आर्द्रताग्राही जल, कोशिका जल, यह जल मृदा के कणों एवं सूक्ष्म नलिकाओं से भरा रहता है, यह जल जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, कोशिका जल। ग्लानी गुणांक, ठीक है, यह मिट्टी से बची हुई जल की मात्रा है जिसमें कोई पौधा अस्थायी मुरझान प्रकट करता है, जबकि उसने सारा जल अवशोषित कर लिया है और आगे अवशोषित नहीं कर सकता है, ग्लानी गुणांक। अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है पौधे में, पौधे के वायुव्य भागों से जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप पत्तियों से पानी का लॉस होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में जल की कमी से होने वाले इसे चूसन दाब यानी कि सक्शन प्रेशर से उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जाइलम से जल पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों की जाइलम तना एवं शाखाओं से जल घिसती है। इस प्रकार से जाइलम में जल का एक कॉलम बन जाता है तथा जल रूट हेयर द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। वाष्पोत्सर्जन में स्टोमेटा की भूमिका। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है।
एस्टोमेटा में एक छिद्र होता है जिसे एस्टोमेटा पोर कहा जाता है। यह छिद्र कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है जिसे गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल का वाल छिद्र के निकट मोटा होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। दिन में सेल गार्ड जो होता है, गार्ड सेल के प्लस आयन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अन्य कोशिकाओं से जल गार्ड सेल में भर जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल फूल जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अंधेरे में के प्लस आयन गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें उपस्थित जीव द्रव्य की सांद्रता कम हो जाती है। चलो उसके बाद देखिए, वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव डालने वाले जो कारक है, ये आपका प्रकाश की तीव्रता और तापमान में वृद्धि। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर इसमें बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन घटता है, तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। ये सारा का सारा प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिएगा, क्रिटिकल का थिकर लेयर, थिक लेयर जो होता है ये धंसा हुआ, एस्टोमेटा हाइपोडर्मिस का थिक वाल, म्यूकिलेज डक्ट इत्यादि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन का अगर महत्व देखें तो जल एवं खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने में मदद करता है। पौधे में ताप एवं ऊष्मा को संतुलित करता है। ठीक है, हानिकारक प्रभाव, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अत्यधिक होने पर पौधे मुरझा जाते हैं। याद रखिएगा। पोटोमीटर क्या है? तो ऐसा उपकरण जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापा जाता है, यह पोटोमीटर कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिंदु स्राव, पौधे से द्रव के रूप में अतिरिक्त जल निकलने को बिंदु स्राव कहा जाता है। जल द्रव के रूप में जिस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है उसको हाइड्रोथोट कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि जो यहाँ पर बिंदु स्राव है, यहाँ पर देखिए बिंदु स्राव की क्रिया टमाटर, बार्ली, घास इत्यादि में होता है। बिंदु स्राव द्वारा निकले जल मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम आदि लवणीय उपस्थित इसमें रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग आगे, खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन। 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे की वृद्धि के लिए, जिसमें से 10 तत्व दीर्घमात्रिक और 6 लघुमात्रिक हैं। इसमें से एक भी की कमी से पौधे का पूर्ण विकास नहीं होता है। दीर्घमात्रिक पोषण, ये 10 तत्व हैं जो इस प्रकार से कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन, ये क्या है? दीर्घमात्रिक पोषण तत्व हैं। ठीक है, और लघुमात्रिक 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिएगा जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, मोबिलैंडम और क्लोरीन। देखिए नाइट्रोजन यौगीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रकृति में 78% जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा है, लेकिन पौधे के लिए यह अनुपयोगी है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं बल्कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन का यौगीकरण पौधे के लिए बड़ा ही महत्व है। जब बिजली चमकती है तब प्रकृति में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर के नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, नाइट्राइट बनाते हैं। जैविक विधि से 2 प्रकार के नाइट्रोजन यौगीकरण होता है। एक जैविक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दलदली फसलों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोजियम, जो यौगिक क्रियाओं द्वारा प्रकृति में नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद असहजीवी जैविक नाइट्रोजन यौगीकरण, कुछ नीलहरित शैवाल जैसे कि एनबीना, साइटोनिमा, नोस्टोक, रिविलेरिया आदि तथा जीवाणु जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम आदि स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन यौगीकरण कहते हैं। ये असहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण है। ठीक है, और ये जैविक सहजीवी है। चलो उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण। ये आपको पता है पौधे जल, प्रकाश, प्रवाहित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। भोजन का निर्माण करते हैं। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, 6CO2 + 12H2O। परहरित प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन उप उत्पाद है, बायो प्रोडक्ट है इसमें, और जल है। चलिए, केवल हरे पौधे और कुछ जीवाणु हैं सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करके उसे रासायनिक रूप से बदलने में समर्थ होते हैं और शर्करा का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पर्णहरित एक अणु है जो मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के समान है। ठीक है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस अणु का प्रमुख स्थान है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। एक क्लोरोफिल ए है, यह हरा रंग होता है। क्लोरोफिल बी, ये भी हरा रंग है। एक कैरोटीन होता है लाल रंग, और जैंथोफिल होता है पीला रंग। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि कैरोटीन यानी कि जो लाल रंग वाला क्लोरोफिल है, और एक जैंथोफिल जो पीला रंग वाला क्लोरोफिल है।
इसमें हेड रीजन अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप और क्लोरोफिल बी में अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की तीव्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होगी। इस क्रिया की दर प्रकाश के लाल रंग में सबसे अधिक और हरे रंग में सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रकाशिक है और एक अप्रकाशिक है, यानी कि एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, यह अभिक्रिया हरित लौंग में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होती है, ठीक है, यह ग्रेना में संपन्न होती है। और जो अप्रकाशिक है ये कहाँ पर होती है संपन्न, तो ये स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशिक स्ट्रोमा में होता है और ये ग्रेना में होता है, इतना याद रखिएगा आप। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल में के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार की सूर्य के प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वारा जल अपघटित होकर के H+ आयन और OH आयन में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा NADP, यहाँ पर देखिएगा निकोटिनिमेट, यहाँ पर देखिए निकोटिनिमाइड, एडेनिन, यहाँ पर देखिए डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। हाइड्रोजन ग्राही है जो कि हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADPH2, देखिए यहाँ 2 लिखा गया है, में परिवर्तित होता है, यहाँ पर देखिएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा कि O2 का निष्कासन H2O से होता है। ऑक्सीजन का पूछेगा तो लाइट रिएक्शन की क्रिया ATP का निर्माण होता है। NADPH2 बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन इसमें मुक्त होता है। अब अप्रकाशिक हो गया, जैसे मैंने बताया था कि यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का जो निर्माण होता है वह स्ट्रोमा में पहुंचता है, ठीक है। NADPH2 हाइड्रोजन को स्ट्रोमा में छोड़ देता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में पहुंचता है, ठीक है, वायुमंडल से। CO2 का ग्राही जो है यहाँ पर देखिए राइबोलोज डाइफॉस्फेट है, यहाँ पर देखिएगा। जब CO2 एवं हाइड्रोजन मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, अब जो है मिलकर के होता है। 30 से 35 डिग्री ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की अधिकता होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। स्टार्च के संचित होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि संतुलन प्रकाश तीव्रता यानी कि कंपनसेशन पॉइंट सायंकाल या सुबह में पौधे के श्वसन के फलस्वरूप निकली CO2 कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त होती है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, यह संतुलन प्रकाश की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन, आपको पता है हार्मोन विशेष कार्बनिक यौगिक हैं जो बहुत कम मात्रा में पौधे में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसको कहा जाता है। पौधे में निम्न हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक ऑक्सिन है, ठीक है, एक क्या हो गया, एक ऑक्सिन है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो हो गया जिब्रेलिन्स हो गया। तीसरा आपका साइटोकाइनिन हो गया। चौथा आपका इथिलीन हो गया, फ्लोरेजिन्स हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। एब्सिसिक एसिड हो गया। ये सब पादप हार्मोन हैं। इस हार्मोन की खोज डार्विन ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका उदाहरण यहाँ पर देखिए क्या क्या है, तो इंडोल एसेटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल IBA, नेफ्थलीन एसेटिक एसिड NAA2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सब ऑक्सीजन के एग्जाम्पल हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन के कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता होती है तथा पार्श्व कलिकाओं ऑक्सिलरी बड की वृद्धि रुक जाती है। कुछ पौधे में शीर्ष कलिका काट दी जाती है जिसके कारण पार्श्व कलिका में वृद्धि होती है। जड़ों की शाखाओं की संख्या बढ़ती है। पत्तियों एवं फूलों के झड़ने में नियंत्रण करता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। बीज रहित फल के निर्माण में सहायक होता है। बीज रहित फल को यहाँ पर देखिएगा पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, जैसे कि टमाटर, अंगूर, सेब, ये सब। अब जिब्रेलिन्स है, इसकी खोज किया था किसने, कुरोसावा ने 1926 में। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई नामक कवक से उस हार्मोन को इन्होंने प्राप्त किया था। जिब्रेलिन का कार्य क्या है, पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। बीजों को प्रसुप्तावस्था में रंग भरता है। पुष्पों के बनने पर नियंत्रण रखता है। इसमें प्रयोग प्रायः नर पुष्प की उत्पत्ति होती है। बड़े आकार के फल प्राप्त करने में सहायक होता है। कलिकाओं की प्रसूति को यह भंग करता है। साइटोकाइनिन जो है, यह मिलर ने इसकी खोज किया था
और यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सब आपके यहाँ पर देखिए हार्मोन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। ठीक है, इनका कार्य भी यहाँ पर दिया गया है, वही मैं आपको बता भी रहा हूँ। ऑक्सिन का पत्तियों के विगलन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, फसल गिरने से रोकना। जिब्रेलिन्स का बौने पौधों को लंबा करना। किसका कार्य है? जिब्रेलिन का। फूल बनने में मदद करना। एथिलीन, यह फल के पकाने में, और यह गैसीय हार्मोन है एकमात्र, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि एक फ्लोरोजिन्स है, आगे आपको मिलेगा, यह पुष्प खिलाने में सहायक होता है। इथिलीन मैंने बता दिया। एब्सिसिक एसिड, पुष्पन में बाधक, बीजों के सुसुप्त अवस्था में रखना और पत्तियों का विगलन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्लियर है? इतना हो गया। साइटोकाइनिन मैंने आपको बता दिया, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर आइएगा, तो साइटोकाइनिन हो गया आपका। साइटोकाइनिन का वही काम है कोशिका विभाजन में। अगला है फ्लोरेजेंस, या फूल खिलाने में सहायक होता है। ट्राउमैटिन, यह पौधों के घाव भरने में सहायक होता है। याद रखिएगा, घायल कोशिकाओं को भरने में सहायक होता है। इथिलीन गैसीय प्रकृति का हार्मोन है, और यह क्या करता है? फलों के पकाने में सहायक होता है। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी है। इथिलीन का कार्य देखिए फलों के पकाने में सहायक होता है। याद रखिएगा इसको, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सारे पॉइंट्स को आप। अब देखिए श्वसन, रेस्पिरेशन, दो प्रकार का होता है, एक अनॉक्सी और एक ऑक्सी श्वसन होता है। एक ऑक्सी है यहाँ पर। ठीक है, अब अनॉक्सी वाला पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अनऑक्सी। और ऑक्सी, ऑक्सी जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा ऑक्सी जो अनऑक्सी जो होता है, यह क्रिया किस समीकरण के द्वारा? तो ये समीकरण याद रखेंगे। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण इसमें भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ स्रोत दिए गए हैं अम्ल के, और सिट्रिक एसिड आपको पता है ये खट्टे फल नींबू में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड की बात करें तो यह फलों के रसों, सुगंधित तेलों, सिरका, इस सब में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है। मैथोनिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक जो है यह हरा कशिश में पाया जाता है। नाइट्रिक फिटक्रियम सोरा में। उसके बाद देखिए बेंजोइक एसिड घास, पत्ते, फूल, मूत्र में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक, सारेल की वृक्ष, टमाटर, इन सब में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपको मैंने वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी कवर करा दिया। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर